अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उज़मा खान रूमी और ये स्टूडियो है वीकली राउंड अप विद पब्लिक का, वो प्रोग्राम जिसके जरिए आप हासिल कर सकते हैं हफ्ते भर के सियासी हालात व वाक़यात की दुरुस्त आगाही। सबसे पहले नजर डालेंगे हफ्ते भर की टॉप स्टोरीज पर। शहबाज गिल को मुसलसल सांस की तकलीफ की शिकायत, मेडिकल बोर्ड का एंजियोग्राफी समेत मजीद टेस्ट कराने का फैसला, फेफड़ों का मुकम्मल चेकअप किया जाएगा। अदालत ने पीर को मेडिकल रिपोर्ट्स जमा कराने का हुक्म दे रखा है। इमरान खान कहते हैं शहबाज गिल को ज़हनी, जिस्मानी और जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, अवाम तशद्दुद पर रद्द अमल देंगे। शहबाज गिल को तोड़ने के लिए जलील किया गया, इतना भयानक तशद्दुद कौन कर सकता है, जिम्मेदारों का पता लगाकर कटहरे में लाएंगे। शहबाज गिल पर किसी किस्म का कोई जिस्मानी और जिनसी तशद्दुद नहीं हुआ। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहते हैं इमरान खान हमेशा की तरह झूठ बोल रहे हैं, जबकि शहबाज गिल सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे हैं। अगर समझते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है तो इसके खिलाफ दरखास्त दें। पीटीआई वालों ने पिम्स अस्पताल या रेड जोन पर हमले की कोशिश की तो कानूनी कार्रवाई होगी। पंजाब और मरकज में ठन गई शहबाज गिल की गिरफ्तारी का बदला। अता तारड़, अवैस लगारी और राना मशहूद समेत 12 लीगी रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पंजाब असेंबली में हंगामा आराई के मुकदमे में मुल्ज़िमान दानिस्ता तौर पर पेश नहीं हो रहे। वारंट मिलते ही पुलिस का राना मशहूद के घर छापा, लीगी रहनुमा गिरफ्तार न हो सके। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। नून लीग के किसी बंदे को गिरफ्तार किया तो आप सब भी गिरफ्तार होंगे। अता तारड़ की जानिब से वार्निंग दी गई। कहते हैं शहबाज गिल का बदला लेने के लिए मुकदमात बनाए जा रहे हैं। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों और सैलाब ने हर शय मिलियामेट कर दी। सूबे में मवासलाती निज़ाम तबाह, कई इलाकों में सड़कों का नामो निशान ही न रहा। सिंध में भी मानसून से तबाही के मनाजिर, खैरपुर और नौशहरो फिरोज की सड़कें तालाब बन गईं। फसलें तबाह और बिजली का निज़ाम भी तातुल का शिकार। हैदराबाद और सखर में भी गली महल्ले नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। नाज़रीन, हफ्ते भर की टॉप स्टोरीज आपने जानी और अब कुछ बात करेंगे शहबाज गिल की गिरफ्तारी से मुतालिक। जैसा कि आप जानते हैं कि शहबाज गिल ने एक निजी चैनल पर एक बीपर में कुछ गुफ्तगू की और इदारों से मुतालिक उन्होंने गुफ्तगू की और फिर उनके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया कि वो इदारों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, बगावत पर उकसाने की कोशिश कर रहे थे। FIR दर्ज हुई, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इस तमाम एपिसोड के दौरान इमरान खान और जो PTI की आला क़यादत थी उसकी तरफ से जो बयानात दिए गए वो इस किस्म के बयानात थे कि शहबाज गिल को इस किस्म की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी। बल्कि इमरान खान साहब ने यहाँ तक कहा कि उनकी इस बात से ये तासुर मिलता है जिस तासुर से मुतालिक बात की जा रही है, लेकिन उनको गिरफ्तार किया भी गया है तो उनको फेयर ट्रायल का हक दिया जाना चाहिए, ऐसा कहा गया था इमरान खान की तरफ से। और फिर यके बाद दीगरे हमने देखा कि PTI की जो दीगर क़यादत के लोग हैं उन्होंने भी इसी किस्म के बयानात दिए, मजम्मत की शहबाज गिल के बयान की, लेकिन साथ ही साथ उनकी गिरफ्तारी की भी मजम्मत की। लेकिन पुलिस हिरासत के दौरान हमने फिर देखा कि जो शहबाज गिल हैं उन पर तशद्दुद की ख़बरें सामने आने लगीं, जिसके बाद जो है पुलिस की तरफ से 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी लिया गया और मज़ीद जिस्मानी रिमांड हासिल करने की भी कोशिश की गई। और इसी दौरान जो शहबाज गिल हैं उनकी तबीयत नासाज होती है, उनका सांस उखड़ता है और सांस की तकलीफ़ होने पर मेडिकल बोर्ड जो है उसका टेस्ट कराने का फ़ैसला करता है और अदालत में मज़ीद 8 रोज़ का जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा की जाती है, जिसे अदालत की तरफ से मुस्तरद कर दिया जाता है और उनकी हालत को देखते हुए उन्हें पिम्स हस्पताल मुंतकिल होने का हुक्म दिया जाता है। उसके बाद जैसे ही शहबाज गिल को पिम्स हस्पताल मुंतकिल करते हैं तो इमरान खान साहब जो हैं वो पिम्स हस्पताल में पहुंचते हैं, लेकिन उनको वहां पर मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलती, जिसके बाद पिम्स हस्पताल के हाथे में खड़े होकर वो एक जारहाना सी तकरीर करते हैं, मीडिया से गुफ्तगू में ख़ासा जारहाना अंदाज़ अपनाते हैं और उन्होंने ये भी कहा कि हम एक रैली भी निकालेंगे और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर हुकूमत तशद्दुद नहीं कर रही तो फिर कौन तशद्दुद कर रहा है, इतना भयानक तशद्दुद कौन कर सकता है, ज़िम्मेदारों का हम पता लगाएंगे और शहबाज गिल पर तशद्दुद का जो रद्द-ए-अमल है वो अवाम देंगे। शहबाज गिल इस वक्त खासे जारहाना अंदाज में नज़र आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि शहबाज गिल पर कोई तशद्दुद नहीं किया गया, तशद्दुद किसी पर भी नहीं होना चाहिए, ये हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आ रहा है। मरियम औरंगज़ेब ने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने कहा कि शहबाज गिल जो है वो अदाकारी शुरू कर देते हैं जब कैमरा उन पर आता है और एक इसी हवाले से उन्होंने एक वीडियो भी रिलीज़ की जिसमें आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जिसमें शहबाज गिल जो हैं वो
वो एक पुलिस एहलकार के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, एक जगह पर बैठे हुए भी नज़र आते हैं और उनका सांस भी उखड़ता ऐसा महसूस नहीं हो रहा और वो बिल्कुल फिट दिखाई दे रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने भी इस हवाले से बयान दिया है और उन्होंने ये कहा है कि शहबाज गिल पर कोई जिस्मानी या जिनसी तशद्दुद नहीं किया गया। इमरान खान जो हैं वो हमेशा की तरह झूठ बोल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान को हम देख रहे हैं कि वो इस मौक़िफ़ को लेकर बड़े जारहाना अंदाज में बात कर रहे हैं और इमरान खान जो कुछ अर्सा पहले तक मुफाहमती अंदाज अपनाए हुए थे, हमने देखा कि कहीं ना कहीं वो हल्के दबे लफ्ज़ों में कुछ कभी हमारे इदारों के बारे में भी बात करते नज़र आ रहे थे, वेस्ट के बारे में भी बात करते नज़र आ रहे थे, लेकिन उसके साथ ही ये बयान भी देते थे कि हमारी फ़ौज है, हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं, या अमेरिका के साथ हम खड़े हैं, अमेरिका के साथ जो है वो हम दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो हुकूमत के अपने इत्तेहादी हैं पीपल्स पार्टी, उनके सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने भी एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि मैंने कुछ फ़िज़िकल टॉर्चर की शहबाज गिल पर, जो फ़िज़िकल टॉर्चर किया गया उसकी तस्वीर देखी हैं और उन्होंने कहा कि चाहे आप कितना भी किसी के नज़रियात से डिसएग्री करते हों या उसे पसंद ना करते हों, आपको कोई हक़ नहीं पहुँचता कि आप तशद्दुद करें। किसी भी इंसान की जो डिग्निटी है उसको इस तरह से वायलेट नहीं किया जाना चाहिए। ये बयान आया है पीपल्स पार्टी के सेनेटर की जानिब से। और इससे पहले जो बाबर आवान है वो भी ये कह चुके हैं, क्योंकि कुछ वीडियोज़ जो हैं वो सामने आ रही हैं और हम इसका जो सबूत है, इसको सबूत के तौर पर हम वजारत दाखिला को भी पेश करेंगे। इस सब सूरत हाल पर नाज़रीन हमने देखा कि सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ़ किस्म की आरा जो है वो सामने आई। कुछ लोग शहबाज गिल के माजी के बयानात और नाजेबा अल्फाज जिस तरह के वो इस्तेमाल करते थे और उनका जो रवैया होता था उस पर सख्त नाला नज़र आए और ये भी कहा गया कि इस किस्म के शख्स को सियासत में नहीं होना चाहिए, सियासत में ऐसे लोगों की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए और उनके साथ इसी किस्म का रवैया अपनाया जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों की तरफ से कहा गया कि चूँकि अगरचे जो शहबाज गिल हैं उनका ये रवैया नामुनासिब था, लेकिन उन पर किसी भी किस्म का तशद्दुद नहीं किया जाना चाहिए। आराम मुनकसिम नज़र आ रही हैं हमें सोशल मीडिया पर भी। हमारे साथ इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार मुर्तज़ा सोलंकी साहब। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, हम देख रहे हैं कि कभी ये कहा जा रहा है तशद्दुद किया गया, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि तशद्दुद नहीं किया गया। क्या सबूत हैं दोनों के पास? किस बुनियाद पर यह साबित किया जा सकता है कि तशद्दुद किया गया है या नहीं किया गया? किस बुनियाद पर यह बात की जा रही है? नाज़रीन, इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार मुर्तज़ा सोलंकी साहब। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सोलंकी साहब, कभी कहा जा रहा है तशद्दुद किया गया शहबाज गिल पर, कभी कहा जा रहा है तशद्दुद नहीं किया गया। कुछ वीडियोज़ आ रही हैं जिसमें उनका सांस उखड़ता हुआ दिखाया जा रहा है। अभी आज जो मरियम औरंगज़ेब ने दिखाई है एक वीडियो, उसमें वो पुलिस एहलकार से बात कर रहे हैं। दोनों के पास आप क्या समझते हैं, क्या सबूत हैं जिसकी बुनियाद पर इस तरह की बात की जा रही है? देखें, पहले तो एक उसूली बात कर लें, वो ये है कि जब आप हुकूमत या रियासत की तहवील में होते हैं तो आप पर किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं होना चाहिए। राइट। चाहे आपका किसी जमात से ताल्लुक हो, किसी शोबे से ताल्लुक हो, ये गैर कानूनी है, गैर आईनी है, हमारे आइन के भी खिलाफ है और दुनिया भर की जो मुरवजा कवानीन है उसके खिलाफ है। लेकिन शहबाज गिल के हवाले से ये जो खबर फैलाई गई है, बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि उसका हकीकत से ताल्लुक नहीं है। ठीक। क्योंकि जो मेडिकल रिपोर्ट है, ये प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं जिनकी एक कमिटमेंट होती है सच बोलने की, और अगर वो झूठ बोलेंगे तो उसके जो नतायज हैं वो उनके लिए अच्छे नहीं होते। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब नवंबर 2019 में नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर भेजा गया तो उस वक्त पंजाब में इमरान खान की सरकार थी बुज़दार की शक्ल में, और वफाकी हुकूमत भी उन्हीं की थी। लेकिन उन्हीं के मेडिकल बोर्ड ने जो रिपोर्ट दी वो ये थी कि जी इनकी हालत ठीक नहीं है और इनका इलाज यहाँ नहीं हो सकता, ये चले जाए। तो ये कोई उन डॉक्टर्स की कोई ज़ाती मोहब्बत नहीं थी नवाज शरीफ से, ये एक प्रोफेशनल बात है। तो यही इसी तरह की सूरत हाल आपको पिम्स, एक हमारा बहुत ही एक इज्जत और वकार वाला इदारा है, उसके सीनियर डॉक्टर्स ने एक रिपोर्ट दी। लेकिन जो चीज़ आपको कैमरे पर नजर आई, जब वो जा रहे थे, जब वो अदालत के कमरे में थे, जब वहां से बाहर आए, तो वो बिल्कुल एक अलग ही दुनिया थी।
तो जाहिर है इस वजह से लोगों में ये तासुर बहरा। लेकिन अब बात यह है कि ये हो क्यों रहा है। आज खास तौर पर जो तस्वीर और वीडियोस उनके प्राइवेट वार्ड से आई हैं जी, वो बिल्कुल एक और कहानी पेश करती हैं। सही। हो सकता है अभी भी उनको कुछ तकलीफ हो, लेकिन जो मंजर आपने अदालत जाते हुए और अदालत से वापस आते हुए देखा, उसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। जी कि बिल्कुल। ये अपनी टांगों पे खड़े हैं, न कोई मास्क है, और जिस इत्मीनान से गुफ्तगू फरमा रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये कोई बंदा ही और है। तो आखिरकार ये तजाद क्यों है? ये तजाद मेरी नजर में इस वजह से है कि जो इल्जामात हैं गिल साहब पर वो बहुत ही संगीन है। ठीक। ये इल्जामात हैं हमारी मुसल्लह अफवाज में सीनियर और जूनियर जो फोर्स है उनके दरमियान एक बदएतमादी की सूरत हाल पैदा करने की और बगावत पैदा करने की, जो पहले किसी हमारे सियासी रहनुमा ने जो इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद भी करते रहे, कभी उन्होंने ये काम नहीं किया। तो इसका जो झटका है पीटीआई के लिए इतना खौफनाक था कि खुद इमरान खान ने अपने आप को अलग किया कि जो इसने कहा वो गलत कहा, और इनके मुतअद्दिद लीडर्स ने अपने आप को अलग किया। सेनेटर फैसल जावेद ने अपने आप को अलग किया। लेकिन जब इन पर तनकीद हुई सोशल मीडिया पे और मुखालफिन के जानिब से कि देखें इमरान खान ने तो इनको बिल्कुल इस्तेमाल करके छोड़ दिया और जी ये अपने लोगों का ख्याल नहीं करते, तो जो काउंटर अटैक आया उन पर, उसके जवाबी रद्द अमल के तौर पर इन्होंने अब ये सारी नई कहानियां लगता है कि घड़ी हैं। ठीक, मुर्तजा सोलंकी साहब, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे और यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, वहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मुर्तज़ा साहब, इमरान खान के बयानिए में फिर वाज़ेह तब्दीली आई ना, अभी आपने पूरा उसको बयान किया कि आगाज़ में तो जब गिरफ्तारी हुई तो उस वक्त कहा कि भाई उनके जो बयान था उससे ये तासुर मिलता था कि वो इस किस्म की कोशिश कर रहे हैं, कुछ उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा बयान इमरान खान की तरफ से दिया गया। उसके बाद यके बाद दीगरे जो PTI की आला क़यादत थी उसकी तरफ से भी इसी किस्म के बयान दिए गए। लेकिन अभी जब उन 2-3 दिन गुजरे और कुछ खबरें भी सामने आई, तशद्दुद की खबरें सामने आई, और इसी तरह जिस तरह आपने कहा कि सोशल मीडिया पर जो है वो इमरान खान पर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि वो अब बैक नहीं कर रहे अपने ही कारकुनान को, उससे गुरेज कर रहे हैं, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये तब्दीली क्यों हुई? क्या इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो ये देख रहे हैं कि इसके जरिए एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग की जा सकती है, कोई पॉलिटिकल माइलेज लिया जा सकता है? क्या आप समझते हैं कि ऐसा कुछ है? देखें, जो पिछले 4 साल हैं, पौने 4 साल इमरान खान की सरकार की, उसमें उन पर इल्जामात क्या है? उन पर इल्जामात हर रोज ये लगते थे कि ये एक फाशिस्ट हुकूमत है जी, जिसने सियासी कारकुनों को, सियासतदानों को, सहाफियों को, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को, सबको उन्होंने दीवार से लगा रखा है। सियासी मुखालफिन को नैब और दूसरे इल्जामात के तहत साल साल जेलों में पड़े हुए हैं। वो फरियाल तालपुर की वीडियो आपने देखी होगी कि आधी रात को पोली क्लिनिक से उनको किस तरीके से डॉक्टरों के मशवरे के बिल्कुल बरखिलाफ अडियाला जेल पहुंचाया गया। तो इल्जामात इन पर ये थे कि ये बिल्कुल एक ऐसी सरकार है जिस पर फिस्तायत के इल्जामात लगते हैं, जो जमहूरी कदरों में यकीन नहीं रखते। अब इनके पास नई जो आज की जो हुकूमत है उनको टारगेट करने के लिए क्या है? वो अगर इस तरह का बयानिया बना सकते हैं कि जो इल्जामात उन पर लगते थे वो उन पर लग सके, तो ये क्या ही बात है। तो ये सारी जो इल्जाम तराशी है मेरी नजर में इस वजह से है कि जी मुल्क के मुआशी हालात बुरे हैं, और ये देखे इनके कि जी एक कैदी पर जो है वो तशद्दुद होता है। इमरान खान ने तो ये भी कहा कि उन पर जिनसी तशद्दुद हुआ, जो एक बहुत बड़ा इल्जाम है। लेकिन मसला ये है कि इसको साबित कैसे किया जाए जी। एक वीडियो चलाई गई, तस्वीर शेयर की गई, जिससे ये तासुर देने की कोशिश की गई कि ये शहबाज गिल साहब हैं जिन पर जिनसी तशद्दुद हुआ है जी। अब इत्तेफाक से मैंने भी वो वीडियो देखी है, लेकिन वो जो शख्स है वो शहबाज गिल नहीं है। तो ये एडिट की हुई इस तरह की आज के जमाने में जो फेक न्यूज हैं और जो इस तरह के जो कारखाने हैं वो काफी दुनिया भर में चल रहे हैं।
डिजिटल अरीना में, तो यहाँ पर भी ये सारे काम हो रहे हैं। तो ये इसी वजह से खान साहब कर रहे तो क्या आपके ख्याल में जो मुस्तफा नवाज खोखर साहब हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया और उन्होंने भी कहा है कि उन्होंने भी कुछ फिजिकल टॉर्चर की शहबाज गिल की तस्वीरें देखी हैं, तो क्या आप समझते हैं कि वो वीडियो वही है जो आपने देखी है, वही उन तक भी पहुंचाई गई है, क्योंकि इसकी उन्होंने मजम्मत की है? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि जो वीडियो उन्होंने देखी है वो एडिटेड थी। उसमें मुस्तफा नवाज खोखर शरीफ आदमी है, उनका कसूर नहीं है। जो चीज उन्होंने देखी और उसमें गालिबन उनका चेहरा नहीं है, सिर्फ उनकी बैक है, ठीक हो गया। तो उससे शायद उन्होंने, वो एक रहमदिल इंसान है और एक बहुत ही शरीफ हमारे पढ़े लिखे सियासतदान है। वो इंसानी हुकूक की जो कमेटी थी सेनेट की, उसके सरबराह भी रहे। तो अगर उनके सामने किसी भी इंसान पर इस तरह की चीज आए तो उस पर उनका बोलना जो है वो एक फितरी है और समझ में आता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये उनको भी किसी ने मामू बनाने की कोशिश की है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक, तो मुर्तजा साहब, शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ या नहीं हुआ, ये तो जो है वो क्लियर, बहुत क्लियर जो है वो बाद में होगा, लेकिन सियासतदानों पर तशद्दुद की एक तारीख है। ऐसे बहुत से सियासतदान जो हैं जिन पर बहुत ज़्यादा इस तरह से तशद्दुद भी किया गया, आवाज़ उठाने पर और अपनी आवाज़ बुलंद करने पर या अपना मौक़िफ़ पेश करने पर। क्या हम कभी इससे निकल पाएंगे और क्या हम कभी सिविलाइज्ड हो पाएंगे? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो बरतानवी जो नौआबादियाती राज था, उसमें भी सियासतदानों पे और आज़ादी के जो मतवाले थे उन पर जुल्म तशद्दुद हुआ। और पाकिस्तान बनने के बाद भी 50 के अशरे में पाकिस्तान की आधी उम्र मार्शल लॉ के तहत गुजरी है और जिसमें कोई कानून नहीं होता। तो उस हवाले से और सियासी हुकूमतों में भी मुखालफिन पर तशद्दुद हुआ है। इसी वजह से हमारा जो आइन है 73 का, उसके अंदर बहुत वजाहत से लिखा है कि जो टॉर्चर है उसकी वो बिल्कुल गैर आइनी है, वो बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ है। किसी आदमी पे, सिर्फ सियासतदान नहीं, किसी भी शहरी पर तशद्दुद करके दबाव डालकर उनसे अपने पसंद का मौक़िफ़ लेना, ये खिलाफ आइन है और खिलाफ कानून है। तो आपका ये जो सवाल है कि क्या हम इससे बाहर निकल पाएंगे, मेरे ख्याल में बिल्कुल निकल पाएंगे। जैसे जैसे हमारी जमहूरियत मजबूत होगी, जैसे जैसे हमारे जमहूरी इदारे, इंसानी हुकूक की तंजीमें, पार्लिमान और जो आज़ाद मीडिया है और आज़ाद अदलिया है, ये मजबूत होंगी। ये नुस्खे हैं एक मजबूत जमहूरियत के। ठीक, उसी से आपकी करप्शन भी खत्म होगी। अगर आपकी अदलिया आज़ाद हो, पार्लिमान मजबूत हो और मीडिया जो है, जो तनकीदी मीडिया है, जो आज़ाद मीडिया है, वो बाख्तियार हो, तो ये मसाइल जो है वो हल हो सकते हैं। लोगों को किस तरह से एजुकेट किया जा सकता है कि जो सोशल मीडिया है, क्योंकि उस पर तो आज़ाद आ रहा है और एक लिहाज से मुख्तलिफ आरा सामने आना आपका अपना एक विजन बढ़ाती भी है। मतलब अगर आप एक नैरेटिव आपके सामने आता है तो उसका एक काउंटर नैरेटिव भी सामने आता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर दो एक्सट्रीम्स हो तो एक मिडल वे भी लोगों के सामने, एक मिडल पर्सपेक्टिव जो जिसको हम म्याना रवि भी कह सकते हैं, उसका रवैया भी सामने आता है। तो ये सोशल मीडिया पर ऐसा क्या होना चाहिए कि वो हम म्याना रवि जो है वो अपना सकें? देखें, सच और झूठ के दरमियान कोई म्याना रवि नहीं होती, या सच होता है या झूठ होता है। राइट। तो जो लोग झूठ को फैलाते हैं, तोड़ मरोड़ कर हकायक को पेश करते हैं, अब बदकिस्मती से हुआ यह है कि हमारी सियासी जमातों ने भी सोशल मीडिया सेल बना लिए हैं, उन्होंने अपनी टीम्स बना लिए हैं, साइबर फोर्स और ट्रोलिंग ब्रिगेड्स बना लिए हैं, और वो बजाय हकायक सुनने के, जो भी उनकी जमात के मुखालिफ अगर कोई हकायक पेश किए जाते हैं, तो बजाय उस हकीकत का और सच का जवाब देने के, वो उन लोगों पर जाती हमले करते हैं, और इस वजह से ये कैंपेन्स नजर आती हैं। मेरे ख्याल में इसका जवाब तो सिर्फ यही होगा कि जो जिम्मेदार मीडिया है, चाहे वो मुतबादिल हो या मेन स्ट्रीम हो, वो जितने भी झूठ हैं उनको एक फैक्ट चेकिंग का निज़ाम जो है वो बनाए। जो मीडिया के इदारे हैं उनके अंदर फैक्ट चेक डेस्क बने। आपको याद होगा कि जो ट्रंप जो जिस तरीके की तकरीरें करता था अमेरिका में, जिसमें वो हर रोज कोई नया झूठ जो है वो बोलता था,
तो फिर हमने देखा कि अमेरिका के जो बड़े जो मीडिया के इदारे हैं उन्होंने फैक्ट चेकिंग डेस्क बनाए। उधर से वो ट्रम्प साहब कुछ बोल रहे होते थे और नीचे से जो है वो उस नेटवर्क दिखा रहा होगा कि ये जो बात की है ट्रम्प ने ये दुरुस्त नहीं है, सच जो है वो ये है। इसी तरह से जो है वो ट्विटर ने कई दफा जब उन पे पाबंदियां लगाई तो उससे पहले उनकी ट्वीट चलाई और नीचे जो है वो लिखा कि हमारे ख्याल से ये जो मौक़िफ़ है ये दुरुस्त नहीं है। तो जो सूरत हाल होती है उसमें उसका कोई ना कोई हल निकाला जा सकता है और झूठ और जो ट्रोलिंग है और जो फेक न्यूज़ है उसका जवाब सच्ची जो खबरें हैं वो देना है, जो दुरुस्त मौक़िफ़ है वो देना है। अब खान साहब कई दफ़ा जो है वो तारीख को और हक़ाइक़ को बिल्कुल उलट पुलट करके बात करते हैं। कल उन्होंने कहा कि ये इस्लामाबाद में पाकिस्तान वो जो सलमान रुश्दी की जब किताब छपी थी तो उन्होंने कहा कि उस वक्त नवाज शरीफ मुल्क के वज़ीर आज़म थे। तो हमने देखा कि जी वो किताब जो है वो तो 1988 सितंबर में छपी थी और 1989 में जो हुकूमत थी वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की थी जब इस्लामाबाद में हंगामा हुआ, 6 लोग मारे गए। तो अब मुझे जब भी कोई बंदा कोई गलत बात करे या आपको शक हो तो आज के ज़माने में तो बहुत सारे टूल्स मौजूद हैं कि आप चेक कर सकते हैं कि ये जो बंदे ने जो बात की ये तारीखी तौर पर दुरुस्त है या नहीं है। तो अगर कोई कहता है कि जर्मनी और जापान की सरहद पर ये हुआ था तो आप जरा नक्शे पर नजर दौड़ाएं कि भाई इन मुल्कों की तो सरहदें नहीं मिलती। ठीक, बहुत शुक्रिया। मुर्तजा सोलंकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, उनका कहना था कि सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना करें, हमारे पास बहुत से टूल्स मौजूद हैं, बहुत से गैजेट्स मौजूद हैं जिनके जरिए फैक्ट चेकिंग की जा सकती है। तो फैक्ट चेकिंग का रवैया अपनाने की कोशिश करें। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर अगले टॉपिक पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, मुल्क में महंगाई जो है वो इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है और हम देख रहे हैं कि पेट्रोल प्राइसेस आलमी सतह पर मुसलसल कम हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में पेट्रोल प्राइसेस अभी भी बढ़ाई जा रही हैं और साथ ही साथ बिजली की कीमत में भी इजाफा किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि डॉलर, हम देख रहे हैं कि डॉलर इस वक्त गिरावट का शिकार है और जो रुपया है वो मुस्तहकम नज़र आ रहा है और उसकी एक वजह ये भी कही जा रही है कि जो IMF है वो इस माह के आखिर तक 1 अरब 17 करोड़ की जो किस्त है वो जारी करने वाला है, जिसके बाद जो है हमारी मईशत जो है उसमें कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी आएगी, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ माहिर मौशियात डॉक्टर हसनैन जावेद साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि हफ्तावार महंगाई की जो शरह है वो इस वक्त 3.35 के साथ इसका इजाफा हो रहा है वीकली। तो इंटरनेशनल लेवल पर हम देखें तो प्राइसेस पेट्रोल की कम हो रही हैं, अगरचे हमारे यहाँ जो है वो पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाई जा रही हैं। क्यों ये, अगर इंटरनेशनल लेवल पर पहले तो ये कहा जा रहा था कि आलमी सतह पर चूंकि महंगाई है इसलिए पाकिस्तान में महंगाई में इजाफा हो रहा है, इस वक्त जो पाकिस्तान में महंगाई हो रही है उसकी वजूहात क्या है? आपने जिस तरीके से ऑयल की बात की तो पूरी दुनिया के अंदर जो गोल्ड की प्राइस है वो बढ़ रही है और पाकिस्तान के अंदर उन्होंने 2800 जो है ना पर तोला वो कम कर दी। अच्छा, अब ये इस डायमेंशन को समझने की कोशिश करें कि ऑयल प्राइस हाइक जब की थी तो उस वक्त भी सब्सिडीज कम अमल दखल था, अब जब कम की फिर भी अमल दखल उसी का है, अब ज्यादा करेंगे उसका अमल दखल है। जो डॉलर जो है वो आपका तकरीबन जहां ट्रेड कर रहा था तकरीबन 246 तक, या फिर लेटर ऑफ क्रेडिट में अगर चले जाएं तो आपने देखा होगा कि इंटर बैंक और इंट्रा बैंक के अंदर अलग अलग तरीके से ये स्टॉक हो रहा था। फिर मैंने आप ही के प्रोग्राम में कई दफा बताया कि ये डॉलर 185 भी टच करेगा, जो कि उस बड़ी अजीब बात थी कि लोग कह रहे थे कि 300 टच करेगा या जो भी है, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये बैक करेंगे। तो फायदा किसको होगा? उसी मार्केट को। अभी इंटरनेशनल प्राइस मार्केट के अंदर देखें कि अभी ट्रेड की नई बात कर दी मिफ्ता साहब ने, जो कि पहले कभी बात हुई नहीं। अगर ये पॉसिबल होता कि ईरान के साथ होता तो पशीन के सारे लोग जो हैं वो क्वेटा जो है वो पशीन के करीब पड़ता है, तो वहां से आप ईरान से मुकम्मल ट्रेड करते तो हमारी सारी चीजें स्मगल्ड क्यों होती? तो जब अगर ऑयल ट्रेड कर सकते थे तो हमें ऑयल ट्रेड कर लेनी चाहिए थी। तो हमें एक नया जो है वो कागज आप दिखा देते हैं हर दफा कि अब हम ईरान से पेट्रोल की जो है वो बात तय करेंगे, इससे प्राइस लो जाएगी। भाई इंटरनेशनल आपने पॉइंट पकड़ा था, चाहे वो पिछली गवर्नमेंट थी या नई गवर्नमेंट थी,
कि आप इंटरनेशनल मार्केट के साथ चलेंगे, तो आप इंटरनेशनल मार्केट ने जब प्राइस बढ़ाई आप बढ़ा दें। आपने जब अपनी पल्ले से जब पैसे देकर के जो जिसको सब्सिडीज कहते हैं, आपने पेट्रोलियम लेवी की मद में 600 बिलियन क्यों डाले, तो आप उसको हटा करके आप जो है वो आप जब कम हुए तो पेट्रोल की प्राइस को फौरी कम करें। फिर दूसरा पॉइंट आ गया कि डॉलर की प्राइस अब जब कम आई तो कमोडिटीज जो हैं वो उनको क्यों नहीं कम की, अजनास जो हैं, तो आपकी अजनास जो है वो आपकी मंडियों के अंदर कम क्यों नहीं हुई। अब अच्छा, अगर आपको तोला प्राइस का, अगर आप जैसे आपको मैंने बताया 2800 तोला जो 10 ग्राम का है वो रिड्यूस होकर वो इतने में आया, 122 रुपए कम में आ गया। तो अगर जब ये प्राइस अगर कम आई है तो उसकी सतह को बैलेंस कीजिए, तो ये बैलेंस उस तरह का हो नहीं रहा। और अच्छा, अजीब अगली बात मैं बताऊं कि 7.3 के ऊपर आपके फॉरेन रिजर्व्स पहुंच गए, 7.3 के ऊपर। सो यहाँ पर एक तो पॉलिटिकल अनरेस्ट है, वन। दूसरी ये बात है इकोनॉमिक जो कमेटी बैठनी थी उसके अंदर वो है कि आप एक ऐसी बात कर रहे हैं जो कि खान साहब ने कहा कि जब तक आपकी लूटी हुई दौलत वापस नहीं आ जाती तब तक हम बात करने को तैयार नहीं। ये तो एक नैरेटिव है ना जिसको लेकर इमरान खान साहब चल रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि जो पेट्रोल प्राइसेस हैं वो हमारे मुल्क में बढ़ाते ही जा रहे हैं मुसलसल, जो है वो अभी भी हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे अगर कम हो रही हैं तो हमारे यहाँ जो है वो पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रही हैं। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन सिंपल ये देखें ना जी कि आपका जो रिफाइनरी जो सिचुएशन है, आपकी जो ओगरा की सिचुएशन है, आपकी जो पेट्रोलियम की सिचुएशन है, आपका लेटर ऑफ क्रेडिट जो पीएसओ का था वो पिछले दिनों आपका जो ट्रेड हुआ है वो डॉलर के अंदर जो मैंने आपको बताया था वो 246 का ट्रेड हुआ था। जब वो उनका लेटर ऑफ क्रेडिट और एलसी जो है यहाँ पर गलत ट्रेड होगी और उनका ज्यादा प्राइस के ऊपर, डॉलर के ऊपर आप वहां पे सेल करेंगे तो वो आपकी प्राइस यहाँ कम होने नहीं देंगे। ये आपका इंटरनल मैनेजमेंट का इशू है। ये मैंने अर्ज कर दी कि इंटरनल मैनेजमेंट का इशू है, इसका इंटरनेशनल प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, ये गवर्नमेंट का। तो डॉक्टर साहब अभी तो जो है वो आप कह रहे हैं कि ये हमारा इंटरनल मामला है, मतलब इंटरनल मैनेजमेंट का मामला है। तो अभी तो जो है वो मिनी बजट भी आ रहा है, तो मिनी बजट में आप क्या देखते हैं? मजीद टैक्सेस लगेंगे और मजीद जो है महंगाई में इजाफा होगा? किसी एक सेटलमेंट पे बैठ ही नहीं रहे, कहीं से किसी जगह से भी बेल आउट पैकेज नहीं आ रहा। आपका आईएमएफ और बाकी सारी चीजें, पॉलिटिकल अनरेस्ट बेशुमार बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान का सर के ऊपर बड़ा रह कोई नहीं गया, एक रिएक्टिव और एजिटेटेड सियासत कर रहा है और बाकी जो है वो सियासत अगर ना करें तो ये मुनासिब रहेगा तो परफॉर्मेंस दिखा दें और ये कह दें कि परफॉर्मेंस इज द बिगेस्ट रिवेंज। तो परफॉर्मेंस के लिए बेहतर तरीका ये है कि अब जो सैलाब की तबाहकारियां आ रही हैं तो उसके अंदर मैं अजीबो गरीब लोगों की बातें उनकी सुनता हूं। उनके जो स्पोक्स पर्सन है वो कहते हैं कि हम 3 महीने के अंदर सर्वे करा के इसको 6 महीने के अंदर बलोचिस्तान पूरे को स्ट्रक्चर करके शानदार कर देंगे। आपके पीएसडीए फंड सारे के सारे जाया हो जाते हैं। आपको धासुअर जो है वो दयामीर बादशाह डैम से जो है उसको रीजनल ग्रिड में आप नहीं करा सके, आप नेशनल ग्रिड के अंदर उसकी पावर को ले नहीं सके। आप किधर की बातें कहां करेंगे? तो प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त पॉलिटिकल अनरेस्ट जो है वो खान साहब को बहुत समझदारी के साथ बैठना पड़ेगा और किसी एक साल के अंदर इनको एक काम कर लेने दे, नहीं तो मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो कभी आपको ईरान पे ले जाएंगे, कभी आपको किसी और जगह ले जाएंगे। हुकूमतें एक जैसी हैं। तो डॉक्टर साहब आप बार बार मिफ्ता इस्माइल की जो पॉलिसी है उसको टारगेट कर रहे हैं, तो क्या क्योंकि हम ये भी सुन रहे थे कि जो इसहाक डार हैं अगर वो वापस आएंगे तो वो मईशत को संभाल लेंगे, कि कुछ ऐसी जो बातें हैं वो बहुत ज्यादा हो रही थी, तो क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं कि इसहाक डार साहब को वापस आ जाना चाहिए और मिफ्ता इस्माइल की जगह संभाल लेनी चाहिए? मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। मैं सिर्फ इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि जो पर्दे के पीछे दारी है वो एक बात तय कर देंगे और जो लोग शुरू से मईशत हमारी चला रहे हैं, मतलब जो भी हमारे रिकमेंडेड लोग होते हैं, जो भी टेक्नोक्रेट्स होते हैं, उनको ही वजारत खजाना दी जाती है, वही लोग आपको सेटल करके दे देते हैं। इसमें कोई लेना देना नहीं है इसहाक डार का, और बल्कि वो इसहाक डार तो अब ये दो टाइप्स बन गई। अब इसहाक डार साहब बिल्कुल मुफ्ता साहब की जो पॉलिसीज के खिलाफ बात कर रहे हैं और वो अलग तरीके से चल रहे हैं और ये अंदरूनी खलफशार जो है वो आपको अनकरीब नजर आ जाएगा। इनकी ये वाला टाइम जो है इन्होंने सिर्फ अपने जो केसेस थे वो सेटल डाउन कराने के लिए करवाए थे, लेकिन इनका कोई भी इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव और इकोनॉमिक स्पेक्ट्रम था ही नहीं। वरना शहबाज साहब जो इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाते वक्त वो जून और जुलाई की जो बैन लिफ्ट के ऊपर बात करते और गलत तरीके से जो 100% चार्जेस लिए जा रहे हैं, ये बिजनेसमैन के साथ ज्यादती नहीं, बिजनेस कम्युनिटी के साथ ज्यादती नहीं है,
जितनी अभी पॉलिसीज बनाई जाती हैं, चाहे वो मुआशी पॉलिसी हो, चाहे वो आवाम को रिलीफ देने की हो, तो हम देखते हैं कि या तो एलिट को फायदा हो रहा होता है या फिर पुअर क्लास को हो रहा होता है। जो मिडिल क्लास है वो हमारे यहाँ बहुत बड़ी है और शायद बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सर्विसेज भी वही प्रोवाइड कर रही है, लेकिन हम देखते हैं कि मिडिल क्लास के लिए कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो क्रिएट नहीं की जाती। तो इसमें ही कहा यह जाता है कि उनकी एक्सेस टू कैपिटल जो है वो होनी चाहिए और बैंकिंग सेक्टर जो है उनमें एक कॉम्पिटिशन होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बैंक्स बनने चाहिए और बैंक्स की जो लॉबी है, बैंक्स को बनाने का जो अमल है उसको आसान होना चाहिए। इस पर जरा रोशनी डालिएगा। I really appreciate your question और पहली दफा मेरे से इतना पढ़ा लिखा सवाल कहीं पे हुआ है। I really appreciate शौकत तरीन साहब का बहुत वैलिड पॉइंट था, क्योंकि उन्होंने बैंकिंग सेक्टर में काम किया बहुत डिटेल के अंदर, मेरे साथ बहुत काफी देर एक तवील इंटरव्यू भी उनका है, ऑन रिकॉर्ड है, जिसके ऊपर हमने ये बात की कि कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो 80% स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज को कर्जा ही नहीं देते। छोटे कर्जदार को छोटे बिजनेस के लिए, छोटे लोन्स के लिए, घरों के लिए। और ये जो हाउसिंग स्कीम थी, यकीन करें मेरे से इन्होंने प्रोग्राम तो करवा दिया, सब झूठ था। इमरान खान साहब ने एक भी हाउसिंग एजेंसीज के ऊपर जो है वो स्टेट बैंक की तरफ से किसी को भी हाउसिंग लोन नहीं मिला। ये बात बिल्कुल गलत थी। और गरीब, और आपकी बात बिल्कुल सही है, सबसे ज्यादा रगड़ा जाने वाला नहीं। डॉक्टर साहब आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं करती। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिली हूं कि जिनको ये इस पर लोन मिला है और इससे पहले हमने देखा था कि ये तकरीबन जो बैंक्स हैं 28 to 30% जो है उस पर लोन देते थे, 20 इंटरेस्ट पर, और जो ये है इनको 7% पर मिला। मैं बहुत से ऐसे लोगों से मिली हूँ, पर्सनली मिली हूँ। उसके ऊपर एग्जैक्टली देखना पड़ेगा। उस वजह ये है क्योंकि मैंने ये मुर्तजा सैयद साहब के साथ बैठ के जब प्रोग्राम मैंने मुकम्मल कर दिया तो मैंने इस तरीके से बेशुमार लोगों का सर्वे करवाया और सर्वे के मुताबिक मुझे तो अभी तक एक भी रिस्पांस इसमें नहीं मिला, क्योंकि मैं तो चाह रहा था कि हो, और ये बहुत अच्छी बात है कि उसमें हाउसिंग लोन्स मिले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दूसरी बात, कमर्शियल बैंक्स की आपने बात की। कमर्शियल बैंक्स के अंदर आप देखेंगे कमर्शियल बैंक्स के पास कोई ऐसी पॉलिसी वाज़ेह है नहीं कि वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को दे। जैसे चमड़े की सनत हो गई, बाकरी सनतें होगी, प्लास्टिक बनाने वाली सनतें होगी, इनके लिए उनके पास कुछ नहीं। और जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज होता है उसका 150 मिलियन से लेकर 800 मिलियन तक का गेज होता है। तो आप इतने गेज के अंदर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप स्मॉल एंड मीडियम कहलाते हैं, यानी मीडियम टर्म के अंदर मीडियम जो आप कहते हैं, तो मुतवस्त के अंदर आप आते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं किया गया। तो ये जो उसके बाद जो कमर्शियल बैंक के अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो काम किया वो ज्यादातर रेमिटेंसेस पे किया, जो कि बहुत अच्छा काम था। तो डॉक्टर साहब, ये जो मुझे जी, ये तो मैं बहुत जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इसने जो पिछली स्कीम्स थी उनको कुछ अरसे के लिए जो है वो बंद भी किया। जैसे हाउसिंग स्कीम थी, इसको भी बंद किया गया, 2 हफ्ते के लिए पेंडिंग किया गया, बंद तो नहीं हुई लेकिन इनको पेंडिंग किया गया और ये कहा गया कि इसमें चेंजेस लाई जा रही हैं। तो क्या इसमें जो है वो अब कुछ पॉजिटिव चेंजेस देखेंगे, मतलब आवाम दोस्त चेंजेस देखेंगे, या इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, या और ये क्या ये मजीद कंटिन्यू हो भी सकेगी, या जो है वो अभी सिर्फ बातें की जा रही हैं? मौजूदा हुकूमत ने रेमिटेंसेस के मामलात को बिल्कुल नहीं छेड़ा, डिजिटाइजेशन को बिल्कुल नहीं छोड़ा। उन्होंने जो स्टेट बैंक ने जो रेमिटेंसेस के मामलात के अंदर जो पैसे आ रहे थे उसको बिल्कुल नहीं छेड़ा। पिछली पॉलिसीज को उन्होंने इस तरह डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन एक जो था जिसमें टैक्स लगाया गया आपके रियल एस्टेट के ऊपर, क्योंकि आपने ये देखें कि जिस टाइम पर भूख पड़ जाती है तो आपके पास हुकूमत पास कोई और चारा नहीं होता, या तो फाइन लगाते हैं। आपने देखा नहीं बाजू का जो स्कूल होते हैं, जब इनके बजट का मसला शुरू हो जाता है तो बच्चों के नेल्स के ऊपर नाखून बढ़ जाए तो उस पर भी आपको फाइन लगा देते हैं। बाल थोड़े बढ़ तो भी लगा देते हैं। बूट सही से पॉलिश नहीं हुए और आप हंस सही से क्यों नहीं रहे, और दांत थोड़े से गंदे क्यों हैं। तो ये सब बातें जब बुरी हालत में चले जाते हैं तो बच्चों से वो फाइन लगा के टैक्स पूरे करते हैं। तो हुकूमत सादा हालत में, आपको ये बता रहा हूँ कि वो उस पर फाइन पे उतरे हुए, पाकिस्तान के ऊपर खजाने में पैसा नहीं है। और जो नीचे की ब्यूरोक्रेसी ने कहीं से कट लगाने हैं तो प्रोजेक्ट बनाएंगे कंस्ट्रक्शन के, आधी बिल्डिंग बनेगी और उसके अंदर से पैसा खा जाएंगे और वो लोग भाग जाएंगे। तो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चरल इशू ठीक नहीं है, स्ट्रक्चरल इशू ठीक नहीं है, और पाकिस्तान का स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम रहेगा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम रहेगा तरीके से कोई जो टेक्नोक्रेटिक सेटअप नहीं लेकर आएंगे।
अच्छा, आपके ख्याल में टेक्नोक्रेटिक सेटअप आना चाहिए और जो टेक्नोक्रेट्स हैं वो आके, चूंकि वो सबजेक्ट से रिलेटेड होते हैं और उस सब्जेक्ट के माहिरीन होते हैं, उनको लाने की ज़रूरत है ताकि पर्टिकुलर उस जो सब्जेक्ट है उसको डील किया जा सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसनैन जावेद साहब। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करेंगे बारिशों और सैलाब से होने वाली तबाहकारियों की। तो अब तक पाकिस्तान के 103 अजला इससे मुतासर हो चुके हैं और 103 अजला में 10 लाख लोग हैं जो इससे मुतासर हुए हैं। मुल्क के शिमाल में गिलगित बल्तिस्तान से लेकर जुनूब में कराची तक अभी तक हलाकतों का और तबाही का सिलसिला नहीं रुक सका है और इस वक्त तक कितना नुकसान हो चुका है इसका तखमीना लगाने में अभी हुकूमत जो है वो नाकाम नज़र आती है। सिवाय इसके कि चंद जो इमदादी पैकेज हैं उनका ऐलान किया गया है, इसके अलावा कोई इंतज़ामात हमें नज़र नहीं आ रहे और इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन जो है वो आपस में महाज़ाराई करने में मसरूफ़ है और इससे अवाम जो है, अवाम के जो मसाइल हैं वो मुसलसल निगलेक्ट हो रहे हैं और ख़ास तौर पर ये जो तबाहकारियाँ हैं ये मुसलसल निगलेक्ट हो रही हैं और अवाम में एक वाज़ेह तासुर जा रहा है कि सियासतदान जो हैं उनके लिए अवाम के मसाइल तरजीह नहीं है बल्कि इक़्तिदार का हुसूल उनकी वाज़ेह तरजीह है। सो जो सियासतदान है उसको इस पर सोचना चाहिए, चाहे वो हुकूमत में है या अपोजिशन में, कि उनकी तरजीहात में क्या होना चाहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।